हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वक्फ की कमाई कुछ खास लोगों की जेब में, बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मुद्दे पर विपक्ष, खासकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपने पिता लालू यादव से इस विषय पर पूछना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तेजस्वी की कोई पहचान नहीं है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायसवाल ने कहा, कुछ लोगों के पास खाने और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। विपक्ष के लोग हमेशा भ्रम फैलाते हैं और कभी किसी स्टैंड पर नहीं टिकते। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समाज के हित में बताते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और राजस्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ की कमाई कुछ खास लोगों की जेब में जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। संशोधन के बाद इससे 12,000 करोड़ रुपए तक की आय होने की संभावना है, जो मुस्लिम समाज के हित में खर्च की जाएगी। 2019 में वक्फ की कमाई 166 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में घटकर सिर्फ 14 करोड़ रह गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह आय 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी। बीजेपी के 6 अप्रैल को होने वाले स्थापना दिवस को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तृत योजना साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य भर में एक सप्ताह तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी की 70 साल की यात्रा की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और कार्यालयों को सजाया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। 8 और 9 अप्रैल को 243 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय सदस्य सम्मेलन होंगे। 12 और 13 अप्रैल को गांव बस्ती चलो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिना परेशानी के पास होगा वक्फ बिल। जेडीयू के बड़े नेता का दावा, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में गुरुवार को इस बिल पर चर्चा जारी है। इस दौरान बिहार की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बड़ा दावा किया है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए रंजन ने कहा कि बहुमत हमारे साथ है, इसलिए राज्यसभा में भी इस बिल का पास होना तय है। गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर मीडिया से बात करते हुए रंजन ने कहा कि लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने के दौरान जिस तरह से विपक्षी दलों के द्वारा विरोध किया गया, उसे साबित करने में विपक्षी दल असफल हुए। वह जिस तरह से बोल रहे थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब कुछ रट कर आए थे। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि यह बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। अल्लाह के नाम पर जो लोग वक्फ को संपत्ति दान करते हैं, उस दान का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए होना चाहिए। वक्फ बिल के पेश होने के बाद जेडीयू में भारी विरोध देखने को मिलेगा। आरजेडी के इस बयान पर राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा में हमारे 12 सांसद हैं और उन्होंने वक्फ बिल के समर्थन में मतदान किया। राज्यसभा में हमारे 4 सांसद हैं। हम एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आरजेडी को जवाब देते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई सेक्युलरिज्म नहीं सिखा सकता है। उनसे बढ़कर देश में कोई सेक्युलर नेता नहीं है। संसद में नहीं हूं, वरना अकेला ही काफी था। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लालू यादव ने अस्पताल से भरी हुंकार। वक्फ संशोधन बिल पर फिलहाल राज्यसभा में बहस हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह बिल आज ही राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने इस बिल के विरोध में आवाज उठाई है। गुरुवार शाम को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि मुझे अफसोस है कि आज के इस कठिन दौर में, जहां अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर हमला हो रहा है, मैं संसद में नहीं हूं, वरना मैं अकेला ही तुम लोगों के लिए काफी था। लालू यादव ने अपनी पोस्ट में कहा, संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने हमेशा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और इसे लागू करवाने में मदद की है।
मुझे अफसोस है कि आज के इस कठिन दौर में जहां अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर हमला हो रहा है, मैं संसद में नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके ख्यालों, विचारों और चिंताओं में हूं। यह देखकर अच्छा लगता है कि मेरी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर मेरी प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता को आज भी महत्व दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का गुरुवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में सफल ऑपरेशन हुआ है। राजद प्रमुख पिछले 2 दिनों से पीठ में गहरे जख्मों के कारण गंभीर रूप से बीमार थे, जिसके बाद उन्हें बुधवार की शाम पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिहार की इस यूनिवर्सिटी से निकले कई दिग्गज IAS IPS कहलाता है UPSSC टॉपर फैक्ट्री सिविल सर्विस को लेकर जुनून अगर देखना है तो बिहार के छात्रों से मिल लें। यही वजह है कि वर्षों से UPSSC सिविल सर्विस में बिहार के छात्रों ने इतिहास रचा है। इस कड़ी में आइए हैं कि बिहार की किस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर निकले हैं। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड पिछले कुछ वर्षों में कम होता नजर आया है, लेकिन एक दौर था जब हर साल सिविल सर्वेंट यहीं से निकलते थे। पटना यूनिवर्सिटी का नाम बिहार के टॉप कॉलेजों की लिस्ट में शामिल है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों से कई दिग्गज निकल चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी से कई IAS और IPS भी निकल चुके हैं। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी को UPSSC टॉपर्स फैक्ट्री कहना गलत नहीं होगा। आइए इस यूनिवर्सिटी से निकले दिग्गज IAS IPS के बारे में जानते हैं। सुनील कुमार बरनवाल बिहार के सीनियर IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने UPSSC परीक्षा में टॉप किया था। उनका जन्म 20 अगस्त 1970 को बिहार के गया जिले में हुआ था। सुनील कुमार की प्रारंभिक शिक्षा गया जिले में ही हुई है। इसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री प्राप्त की। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके IAS राजीव गौबा भी पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। राजीव गौबा पटना यूनिवर्सिटी से BSSC फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। राजीव गौबा साल 2019 से कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। पिछले साल वो इस पद से रिटायर हुए हैं। बता दें कि राजीव गौबा पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। पूर्व IPS आचार्य किशोर कुणाल ने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास और संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। हाल ही में उनका निधन हो गया। आचार्य किशोर कुणाल अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के संस्थापकों में से एक थे। वे 1972 में गुजरात कैडर से भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी बने। साल 2000 में पुलिस से रिटायर होने के बाद उन्होंने KSD संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा के कुलपति का पद संभाला। UPSSC सिविल सर्विस परीक्षा रैंक 185 प्राप्त करने वाली IPS मेधा भूषण भी पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही है। इन्होंने पटना विमेंस कॉलेज से इतिहास विषय से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता SBI में मैनेजर और माता दूरदर्शन में एंकर रह चुकी हैं। मेधा ने साल 2019 की UPSSC परीक्षा शानदार रैंक से हासिल की है। बिहार में UPSSC टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर पटना यूनिवर्सिटी ने कई दिग्गजों को जन्म दिया है। इस यूनिवर्सिटी से असम के राज्यपाल रह चुके श्रीनिवास कुमार सिन्हा, बिहार के डिप्टी CM अनुग्रह नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत कई हस्तियों ने पढ़ाई की है। पटना जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चलेगा कैंपेन। नुक्कड़ नाटक के साथ मानव श्रृंखला बनेगी। विधानसभा चुनाव 2025 में पटना जिले में वोटिंग 10% अधिक हो, इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है। खासकर शहरी क्षेत्र दीघा, बांकीपुर व कुम्हरार में रैली निकालकर वोटरों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा 18 साल के युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए कॉलेजों में अभियान चलाने के साथ डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक के साथ मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पदाधिकारियों को पूरे जिले में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अंतर्विभागीय समन्वय के साथ साथ संस्थाओं, मीडिया, विभिन्न एजेंसियों, संगठनों व समूहों का सहयोग लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को सूचना, प्रेरणा व सरलीकरण का लाभ पहुंचाना है। पटना जिले में
लगभग सवा वर्ष में वोटरों की संख्या में 1.14 लाख की वृद्धि हुई है। डीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीटीआर कम से कम 62 से 63% के आसपास रहे। दीघा, बांकीपुर व कुम्हरार विधानसभा क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर मतदान प्रतिशत काफी कम 35% के करीब रहता है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वीटीआर 59.24 व पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वीटीआर 46.76% रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा पटना साहिब में 1.19% व पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3.31% की वृद्धि हुई। वोटिंग को लेकर जागरूकता लाने के लिए कॉलेजों में निबंध, क्विज, वाद विवाद, भाषण, चित्रकला आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। बूथों पर संगोष्ठी, मानव श्रृंखला, दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक का आयोजन होगा। नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्र में सभी मॉल, बाजार, हाट, चौक चौराहा व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, फ्लेक्स, नारा तथा अन्य माध्यमों से मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित होंगी। बैलून उड़ाकर वोटरों को अभिप्रेरित किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर रैली का आयोजन करेंगी। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, मतदाता जागरूकता संदेश प्रदर्शित होगा। सभी स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑन बोर्ड घोषणा के द्वारा टिकट काउंटर, मुख्य प्रवेश व निकास द्वार, प्रतीक्षालय आदि स्थानों पर पोस्टर, बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा। वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही अलर्ट हुई बिहार पुलिस। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों के एसपी को दिया यह आदेश। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में चल रहे विवाद के बीच बिहार में भी इसका असर देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को विशेष अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य के कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में शांति व्यवस्था भंग न होने पाए और यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। पुलिस मुख्यालय ने फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए साइबर सेल को अलर्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। कई संगठनों ने इसे मुसलमान विरोधी करार दिया है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोकसभा में पारित होने के बाद अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया है, जिस पर बहस जारी है। बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम को एक्टिव किया गया है और सभी जिलों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। वक्फ कानून से बिहार में किन मुसलमानों को होगा फायदा? और जदयू ने बिल का समर्थन करके दिया जवाब। वक्फ बिल पर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में रात 1 बजे के करीब पास हुआ। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जिसमें जदयू के सांसदों का भी वोट शामिल रहा। आरजेडी ने इस बिल का विरोध किया। वक्फ बिल लोकसभा में पास हुआ तो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि इस बिल से किन मुसलमानों को फायदा होने वाला है। जदयू सांसद ने कहा कि जो भ्रम की स्थिति थी वो भी सदन में चर्चा के बाद खत्म हो गई। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद जो भ्रम कुछ लोग फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। कुछ लोग भावना भड़काकर वोट लेने के लिए मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हुए थे। संजय झा ने कहा कि बिहार में पसमानदा मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे पास बिहार की जातीय गणना है। इन पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कर दिया है। गरीब पसमानदा मुसलमानों को अब फायदा मिलेगा। उनके भी अब प्रतिनिधित्व रहेंगे। दान जिस उद्देश्य से दिया जाता था वो अब सही जगह लगेगा। यह बात स्पष्ट किया जाएगा कि गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। जदयू सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्फ विधेयक को उनकी पार्टी जदयू की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की।
सदन में ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष दल इस विधेयक को लेकर एक अलग तरह का विमर्श गढ़ने की और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। वक्फ बिल पास होते ही बागी हुए जेडीयू के विधायक बोले, कल सब नंगे हो गए। वक्फ संशोधन बिल बुधवार देर रात लोकसभा से पास हो गया। बिल के पास होते ही बिहार की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड में बगावत का सुर उठने लगा है। पार्टी के मुस्लिम नेता अब खुलकर केंद्र सरकार के लाए गए कानून का विरोध करने लगे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने तो इस बिल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बिल के लोकसभा में पास होने के बाद जेडीयू के पूर्व एमएलसी ने गुरुवार को मीडिया से बात किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बिल को रोकने की पुरजोर कोशिश की। इस संबंध में वक्फ बिल को लेकर गठित जेपीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक उन्होंने अपील की, मगर उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। इस दौरान अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सेक्युलर और कम्युनल में कोई अंतर नहीं रह गया है। गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ बिल के विरोध में खड़े लोगों से अपील की है कि वे दिमाग से काम लें और अदालत से गुहार लगाएं। उन्होंने आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ अर्जी दायर करने का भी संकेत दिया। बलियावी के अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम और एमएलसी गुलाम गौस ने भी वक्फ बिल का खुलकर विरोध किया है। बता दें कि मुस्लिम नेताओं की असहमति के बावजूद जेडीयू ने बुधवार को लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोटिंग की है। जब भूत और लालू यादव का हुआ आमना सामना, आधी रात आए तपेसर बाबा और दो लड़के, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव का बचपन गांव में बीता है। वह अपने बचपन में खूब मस्ती किया करते थे। दूसरे बच्चों के साथ वह खेल कूद किया करते थे। बचपन में लालू प्रसाद यादव का एक बार भूतों से सामना हो गया था। इस किस्से का जिक्र नलिन वर्मा की किताब गोपालगंज टू रायसीना में है। किताब के मुताबिक लालू यादव ने बताया कि एक बार मेरा सामना भूतों से हो गया। हमारे घर के पीछे एक पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का मंदिर था। गांव के एक काका सोरठी ब्रिज भार गा रहे थे और ब्रह्म बाबा के मंदिर में रात का खाना खाने के बाद लोग उनको सुनने आते थे। सुनने वालों में मैं भी था। गीत सुनते सुनते पुआल के ढेर पर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। लालू यादव ने किताब में आगे बताया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब काका गाना बंद करके घर चले गए। अचानक दो लड़कों ने मुझे जगाया और साथ चलने को कहा। मैं जगकर उनके पीछे चल पड़ा। वो श्मशान की तरफ जा रहे थे और मैं आंखें मलता हुआ उनके पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद मैं लघुशंका के लिए रुक गया। दोनों लड़के भी मेरे पास खड़े हो गए। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग तपेसर बाबा खैनी मलते हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन है रे? मैंने बोला, हम हैं लल्लुआ। उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हो तुम? घर जाओ। किताब के अनुसार लालू प्रसाद ने बताया कि जैसे ही तपेसर बाबा ने घर जाने को बोला, दोनों लड़के भाग गए। मैं घर लौट आया। अगले दिन जब मैं उन दोनों लड़कों से मिला तो उनका कहना था कि वो रात में अपने घर में सो रहे थे। मैं तपेसर बाबा से भी मिला तो उन्होंने बताया कि मैं तो अपने घर में सो रहा था। जब मैंने पूरा किस्सा अपनी मां को बताया तो उन्होंने बताया कि दोनों लड़के भूत थे और तपेसर बाबा के रूप में ब्रह्म बाबा थे। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बुधवार 3 मार्च 2025 को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चला और थोड़ी स्थिति में सुधार आने के बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। लालू यादव को फिलहाल दिल्ली एम्स के सीसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। नई दिल्ली लोकसभा में 12 घंटे से अधिक मैराथन बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पास हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी को इस बिल पर बोलने का मौका दिया। बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग कराई गई। इस विधेयक पर सत्तारूढ़ एनडीए ने अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इसका पुरजोर बचाव किया, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 मत पड़े। विधेयक को विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। मत विभाजन के बाद इसे पारित कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। रिजिजू बोले, अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है।
बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है और वे सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। उन्होंने कहा कि पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत में सुरक्षित हैं और यहाँ सभी अल्पसंख्यक गर्व के साथ रहते हैं। बिल पर बहस के बाद उन्होंने कहा, कुछ सदस्यों ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। यह बयान पूरी तरह से गलत है। अल्पसंख्यकों के लिए भारत से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। मैं भी अल्पसंख्यक हूं और हम सभी यहाँ बिना किसी डर और गर्व के साथ रह रहे हैं। अल्पसंख्यक उत्पीड़न का सामना करने पर भारत में शरण लेते हैं। रिजिजू मंत्री ने कहा कि जब भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वह शरण लेने के लिए हमेशा भारत आता है। उन्होंने दलाई लामा और तिब्बती समुदाय, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के अल्पसंख्यकों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक अपने अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? ऐसा कहना बहुत गलत है। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं क्योंकि देश के बहुसंख्यक पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें गाली देते हैं। रिजिजू ने कहा कि विधेयक के माध्यम से एनडीए सरकार देश के सभी अल्पसंख्यकों को एकजुट करने जा रही है। उन्होंने विधेयक के लिए ईसाई समुदाय के पूरे दिल से समर्थन पर भी प्रकाश डाला। रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एनडीए सरकार देश के सभी अल्पसंख्यकों को एकजुट करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ न्यायाधिकरणों में बड़ी संख्या में विवाद लंबित हैं और इस विधेयक के माध्यम से सरकार इन मामलों का तेजी से निपटारा करना चाहती है। उन्होंने कहा, हम न्यायाधिकरणों में विवादों के समाधान में तेजी लाना चाहते हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। वक्फ विधेयक के नाम पर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। अमित शाह विधेयक के माध्यम से विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों को न्याय मिलेगा। इससे पहले बहस में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डराकर वोट बैंक बनाया जा रहा है और वक्फ विधेयक के नाम पर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार बहुत स्पष्ट सिद्धांत पर चलती है कि हम वोट बैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा, हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन लालच, प्रलोभन और भय के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना एक फैशन बन गया है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह गुट में गैंगवार का वो दौर, गिरती थी लाशें, गोलियों से दहलता था टाल इलाका। बिहार में कई दशकों तक सुर्खियों में रहने वाले विवेकानंद सिंह उर्फ विवेका पहलवान की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बीती रात उन्होंने आखिरी सांस ली। विवेका पहलवान बिहार में बेहद सुर्खियों में बने रहे हैं। पटना, नालंदा, मोकामा से सटे टाल क्षेत्र में बाहुबली अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच 80 के दशक से खूनी रंजिश चलती रही। रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। एक दौर ऐसा भी था जब दोनों गुटों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी चलती रही। कई लाशें इस रंजिश में गिरती रही। बाहुबली रहे पूर्व विधायक अनंत सिंह और विवेका पहलवान आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच इस कदर तलवार खींची रहती थी कि टाल इलाका आए दिन गोलीबारी से दहलता था। खुद अनंत सिंह इस हमले का शिकार बने थे और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। बाढ़ में एक गांव है लदमा, जहां अनंत सिंह और विवेका पहलवान का घर है। दोनों गुटों के बीच खूनी लड़ाई कभी इस कदर चली कि दोनों के परिवार ने कई सदस्यों को हमले में खो दिया। अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह और विरंची सिंह की हत्या गैंगवार में हुई। विवेका पहलवान ने भी अपने भाई संजय सिंह को इस गैंगवार में खो दिया था। अनंत सिंह के भाई विरंची सिंह की जब हत्या हुई तो दोनों गुटों में गैंगवार और बढ़ गया। 1995 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के घर पर हमला हुआ था, जिसमें अंधाधुंध गोलीबारी दोनों तरफ से हुई थी। अनंत सिंह के बहनोई भी इस हमले में मारे गए थे। दोनों तरफ से लाशें बिछ गई थीं। 2004 में अनंत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई थी। आधा दर्जन से अधिक गोली अनंत सिंह को लगी थी। हालांकि वो बाल बाल बच गए। आरोप विवेका पहलवान के ही गुट पर लगा था। बाद में विवेका पहलवान के भाई संजय सिंह की हत्या सरकारी दफ्तार में कर दी गई थी। ठीक 1 साल बाद
अनंत सिंह के भाई फाजो सिंह की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में विवेका पहलवान के भाई भी नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। 30 से 40 साल पुरानी ये दुश्मनी बाद में दोस्ती में भी बदली। जब अनंत सिंह के घर भी विवेका पहलवान आए थे और कहा था कि अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। ऐसा दिन भी दिखा जब विवेका पहलवान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताने मैदान में उतर गए। मोकामा उपचुनाव के समय अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन विवेका पहलवान उनकी पत्नी के समर्थन में प्रचार करने उतरे थे। लालू यादव दिल्ली एम्स में भर्ती। तेजस्वी बोले वे कलेजे वाले आदमी हैं। बीपी 88/44 हो गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बुधवार को अचानक खराब हो गई। ऐसे में उन्हें बुधवार को इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। गुरुवार शाम लालू यादव पारस हॉस्पिटल से अपने घर लौट आए हैं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया। लालू यादव की तबीयत में सुधार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनका बीपी अचानक से बहुत कम हो गया था। उनको चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। अभी उनकी तबीयत स्थिर है। उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनको परेशानी हो रही है, लेकिन वो कलेजे वाले आदमी हैं। मुझे लगता है कि उनकी सेहत में जल्द सुधार होगा। बीपी अचानक गिरकर 88/44 हो गया। तेजस्वी यादव ने बताया कि कई दिनों से उनके कंधे पर घाव था, जिससे गंभीर संक्रमण हो गया था। हम लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे और पाया कि उनका बीपी बहुत कम रहता था। आज जब उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया जाना था, तो जांच में पता चला कि उनका बीपी अचानक गिरकर 88/44 हो गया था। दिल्ली जाने के दौरान बिगड़ी तबीयत। बता दें कि घर से एयरपोर्ट जाते वक्त लालू यादव का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट की जगह सीधे पारस अस्पताल ले जाया गया। लालू यादव को इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहे थे, लेकिन अचानक बीपी ज्यादा लो होने के कारण उन्हें पहले पारस ले जाया गया। फिर उपचार के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। अस्पताल से राबड़ी आवास पहुंचे लालू यादव। डॉक्टर ने बताया कि जब तक ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं होता, तब तक ले जाना ठीक नहीं। फिलहाल लालू यादव पारस अस्पताल से राबड़ी आवास आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और हार्ट को लेकर भी परेशानी